एक टॉपिक रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में छूट गया है, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने डॉपलर इफेक्ट पिछले क्लासेस में 12th लेवल पे शायद पढ़ा है। उसमें आपने पढ़ा है कि एक अगर साउंड में है तो एक सोर्स है साउंड का और दूसरा लिसनर है। अगर सोर्स और लिसनर के बीच में रिलेटिविस्टिक लेवल की बात नहीं हो रही, नॉन रिलेटिविस्टिक में भी आपने पढ़ा है कि अगर आप सोर्स को मूव कराएं या लिसनर मूव करता है तो एक फ्रीक्वेंसी में चेंज सुनने में मिलता है। यही डॉपलर इफेक्ट है। लाइट के केस में कोई सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, सोर्स ऑब्जर्वर या दोनों के मोशन से, ये भी आपने पढ़ा है। अब अगर हम रिलेटिविस्टिक स्पीड कंसीडर करें और उसमें हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करें तो क्या होगा, एक्चुअल फॉर्मूला, उसको हमें पढ़ना है। इसके लिए हमने कंसीडर किए, जैसा कि हम पहले करते रहे हैं, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिए हमने, एक S और एक S डैश। S डैश रिलेटिविस्टिक स्पीड v से मूव कर रहा है x एक्सिस के अलोंग, जैसा कि सिंपल केस बनाने के लिए हमेशा हम कंसीडर करते रहे हैं। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के आधार पे आपने पढ़ा x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर हम वी वाई सी को बीटा कंसीडर कर लें तो यही फॉर्मूला या इक्वेशन हो जाएगी x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z होगा, चूंकि ना तो y डायरेक्शन में हमने मोशन को कंसीडर किया है, ना ही z डायरेक्शन में s डैश के मोशन को कंसीडर किया है। टाइम में क्या रिलेशन आता है ये भी आपको पता है, t डैश इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हमने वी बाई सी को बीटा लिया है तो यहाँ भी बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लाइट को, आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सिग्नल कंसीडर करेंगे। एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा। इसके लिए जो सिचुएशन सामने हम रख रहे हैं, दो सिग्नल लिए, ट्रांसमिटेड by the transmitter at, पहली बात at t equal to 0 and t equal to t1 पे, दो टाइम पे हमने सिग्नल ट्रांसमिट किए। तो लेट अस फाइंड दिस। अब इसमें कहा सच दैट देयर इज एन इंटरवल t1, तो इसके बीच में जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस s वाला ऑब्जर्वर है उसमें जो इंटरवल ऑफ टाइम है, इंटरवल ऑफ टाइम है वो है t1 के बराबर। लेकिन s डैश को यही टाइम इंटरवल t1 दिखेगा या कुछ और दिखेगा, ये हमें जानना है। ये तो केवल हम ट्रांसमिट करने वाला इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं। भाई कहीं से सिग्नल चलेगा और कहीं रिसीव होगा। दूसरी बात, एस डैश में हमें कंसीडर करना है। तो अब इनिशियल जो सिग्नल था, दो सिग्नल हैं, एक t इक्वल टू 0 पे चला, दूसरा t इक्वल टू t1 पे चला। टिक टिक, पहला टिक t इक्वल टू 0 पे, दूसरा टिक, टिक का मतलब साउंड नहीं है, सिग्नल है, जो भी सिग्नल है वो एक t1 पे है। इनिशियल जो सिग्नल है उसके लिए
क्योंकि आप इस सिचुएशन को पहले से जानते हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। एक्स डैश इक्वल टू 0 आएगा और टी डैश भी 0 आएगा फर्स्ट सिग्नल फॉर फर्स्ट सिग्नल ये फ्रेम एस डैश में हुआ और फ्रेम एस में x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 ये रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड सिस्टम है माने एस डैश है, द फर्स्ट सिग्नल सेंट एट x इक्वल टू 0, सेंड यहां से हुआ और t इक्वल टू 0 पे रिसीव हुआ, माने उसने दूसरे वाले एस डैश ने रिसीव किया, उसने भी एक्स डैश इक्वल टू 0 और टी डैश इक्वल टू 0 पे, जैसा कि हम लोग पहले से कहते रहते हैं कि x और x डैश इनिशियली, s और s डैश इनिशियली कोइंसाइड करते हुए हैं t इक्वल टू 0 पे, और उसके बाद हम किसी और टाइम पे जब कंसीडर करेंगे तब तक वो v वेलोसिटी से मूव करता हुआ किसी और पॉइंट पे पहुंच जाएगा, स्पेस में दूसरी जगह पहुंच चुका होगा। ये x एक्सिस हमने शो करी है s की और x डैश हमने शो करी है s डैश की। सेकेंड सिग्नल के बारे में हम जाने, मैं ये मिटाए दे रहा हूँ, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं और इसी में मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और ये हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मिटाए देते हैं क्योंकि आप पहले से अच्छे से जानते हैं। इसमें केवल ध्यान देने की यही बात है कि नाउ फॉर द सेकेंड सिग्नल, पहला सिग्नल t इक्वल टू 0 पे था, अब सेकेंड सिग्नल के बारे में हम समझ लें। सेकेंड सिग्नल की सिचुएशन को जाने क्या है। x इक्वल टू 0 ही रहा क्योंकि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस s में ओरिजिन पे x इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं, x इक्वल टू 0, लेकिन टाइम आ गया t इक्वल टू t1 टाइम पे ये सिग्नल चला। द करस्पॉन्डिंग पोजीशन इन s डैश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। तो जो उसकी पोजीशन है आपने पढ़ी थी, x डैश इक्वल टू x माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो x पे x को हमने 0 लिया है तो सिंपली x डैश हो जाएगा माइनस बी टी 1, क्योंकि t इक्वल टू हमारा t1 हो गया है अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर लिखता हूँ ज़्यादा ठीक है। ये x इक्वल टू 0 है, लेकिन x डैश हमारा माइनस BT1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने x डैश जाना है, t डैश भी जान लें। t डैश का फॉर्मूला क्या था, t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब x क्योंकि 0 है तो ये वाला टर्म इसमें भी खत्म हो जाएगा, तो टी डैश इक्वल टू टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर होगा। बस ये आप समझ लें कि जो सेकेंड सिग्नल था वो x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t1 पे था। एस डैश वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो पोजीशन है या जो एक तरीके से कोऑर्डिनेट नोट किया जा रहा है एक्स डैश, उसकी वैल्यू क्या होगी, चूंकि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एस डैश, तो vt1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और टाइम t डैश जो होगा वो t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर होगा। ये फर्स्ट सिग्नल था, ये सेकेंड सिग्नल की बात हुई थी। अब हम लोग सिंपली बहुत सिंपल से कंसीडर करेंगे, सिंस द रिसीवर इज एट x इक्वल टू 0, therefore the second signal will be received by the receiver when the signal reaches at x dash equal to 0। सिग्नल का रिसीविंग भी हम उसी जगह करना चाहेंगे, तो इसमें डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है ये हम देख लेते हैं। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। अब जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट हम जानते हैं, या स्पीड ऑफ लाइट है वो c है, लाइट की स्पीड है c।
तो अब इसके आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर जो टाइम निकालेंगे वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकालेंगे। डिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रही है एक्स डैश है, तो इसके हिसाब से जो अंतर आया टाइम का दोनों में, वहां तो जो था वो था, ये जो डेल्टा टी अंतर आया वो VT1, हम माइनस साइन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम सिंपली वो टाइम इंटरवल निकाल रहे हैं, वो हो जाएगा VT1 अपॉन √1 माइनस V² अपॉन C²। ये तो एक्स डैश था ही, लेकिन हम निकालना चाहते टाइम, इसी को डिवाइड C से कर दे, तो यहाँ C डिवाइड करना अच्छा लग रहा है, B/C बनेगा, इसको हम बीटा लिख सकते हैं, तो सिंपली बीटा T1 अपॉन √1 माइनस β² हो जाएगा। ये डेल्टा T1, डेल्टा स्मॉल डेल्टा, स्मॉल डेल्टा ही हमने रिप्रेजेंट किया है। तो टोटल टाइम ये हमें निकालना है, और सिंपल सा एक्सप्रेशन है, टोटल टाइम रिसेप्शन ऑफ टू सिग्नल्स, द टोटल टाइम for the reception of two signals। दो सिग्नल है, पहला वाला तो आपको बता ही चुके हैं, एट कहाँ पे x डैश इक्वल टू 0 इन सिस्टम s डैश। तो ये जो होगा T1 डैश कहते हैं इसको, ये हो जाएगा T1 तो था ही, यानी ये कहेंगे T1 डैश प्लस डेल्टा टी डैश, सिंपली हमने लिख दिया डेल्टा टी, या उसको डेल्टा टी डैश भी कह सकते हो, चूंकि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश कह रहे हैं। तो अब इसको जोड़ देते हैं हम लोग। पहला था हमारा T1 अपॉन √1 माइनस β², और ये वाला आया है बीटा T1 अपॉन √1 माइनस β²। दोनों को जोड़ देते हैं, तो T1 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा अपॉन √1 माइनस β²। अब इसको आप लिख सकते हो T1 √1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस बीटा अपॉन √1 माइनस β²। सॉरी, ये तो हमारा वही रहा, 1 माइनस β² को हम लिख सकते हैं। सिंपली ये मैथमेटिक्स आप कर लीजिएगा, सिंपली ये आ जाएगा T1 डैश इक्वल टू, ये एक्चुअली 1 प्लस बीटा और 1 माइनस बीटा हो गया, मैं यही मिला के लिख देता हूँ 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा। अगर हम इसको रूट के अंदर लिखना चाहें तो दो बार लिखना पड़ेगा, 1 प्लस बीटा अपॉन √1 माइनस बीटा, ये माइनस बीटा होगा, 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा, और ये दोनों प्लस हैं, 1 प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा T1 डैश इक्वल टू T1 इंटू √1 प्लस बीटा ऊपर, नीचे 1 माइनस बीटा। बस ये इक्वेशन आ गया, हमारा काम चल गया है, और कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स हमको नहीं करनी है। मैं समझता हूँ कि आप समझ जाएंगे। हम ये टाइम इंटरवल नोट कर रहे हैं, और टाइम और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है 1/t के बराबर या टाउ के बराबर। कैपिटल टी लिखते हो या टी लिख सकते हो। इसमें अगर हम 1/न्यू डैश को टी डैश कहें, 1/न्यू को टी कहें, इनको अगर हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी से संबंधित। न्यू डैश इक्वल टू न्यू, सब उलट पुलट हो जाएगा, उल्टा हो गया,
ऊपर आ जाएगा 1 माइनस बीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस बीटा। इसको हम ओपन करके भी और लिख सकते हैं, न्यू डैश इक्वल टू न्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी बाई सी अपॉन 1 प्लस बी बाई सी। सिंपल। अब इसमें आप समझ सकते हो कि फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ेगा। जैसा कि हमने फिगर बनाया था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, इसको पॉजिटिव मानेंगे। तो ये डिनोमिनेटर हमारा बड़ा हो रहा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये जो है वैल्यू लेस देन 1 आएगी। लेस देन 1 को इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जब इसको इक्वल करने के लिए हमारा न्यू डैश जो है, आप आराम से सुन लीजिए, इफ v इज पॉजिटिव, जैसा कि हमने लिया है, इफ द रिसीवर इज गोइंग अवे फ्रॉम द ट्रांसमीटर, जैसा हमने लिया है, न्यू डैश इज लेस देन, न्यू डैश छोटा आएगा लेस देन, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो एस डैश में रिसीव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर वेवलेंथ के लिए आप बात करोगे तो वेवलेंथ न्यू इक्वल टू वी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, न्यू लैम्डा, तो उसका उल्टा लैम्डा के साथ है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है यानी कि वेवलेंथ ज्यादा हो रही है। इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश को अपोजिट डायरेक्शन में चलाएं तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और कहने का मतलब उल्टा हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में न्यू डैश ग्रेटर देन न्यू, यानी कि सारे जो सिग्नल है वो रिवर्स हो जाएंगे। बट इफ v इज नेगेटिव, इफ द रिसीवर इज कमिंग टुवर्ड्स द ट्रांसमीटर, देन न्यू डैश इज ग्रेटर देन न्यू, देन द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर इज ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। ये ही रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट के लिए इक्वेशन है। ये इक्वेशन रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट के बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी इक्वेशन यही है। और ये एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट है। ये क्या है? दो टाइप के डॉपलर इफेक्ट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट और दूसरा होता है ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। अब मैं, अगर आपने लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट समझ लिया है तो हम अब ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। वेवलेंथ का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहेंगे, क्योंकि सिग्नल है c इक्वल टू न्यू लैम्डा लिखोगे, तो अब जो है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू लिखोगे, तो ये इक्वेशन क्या होगा? इसका भी इक्वेशन हम बनाए दे रहे हैं वेवलेंथ के लिए आसानी के साथ। ये समझ लें कि रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट क्या है, ये आप रिवाइज कर लीजिएगा अपना नॉन रिलेटिविस्टिक केस में। ये जो हमने किया है वो है रिलेटिविस्टिक केस में, ठीक है। तो अब ये अगर सी बाई लैम्डा लिखोगे तो इसका इक्वेशन जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो आराम से आ जाएगा लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा, और इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट में चला जाएगा, √1 माइनस की जगह पर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। प्रॉब्लम्स के लिए खासकर ध्यान रहे, जब आप लैम्डा के लिए यूज करें तो ये इक्वेशन यूज करें, और जब फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करें तो इसको यूज करना है। अब हम एक ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट और डिस्कस करना चाहते हैं। इफ द ऑब्जर्वेशन आर मेड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का मतलब जो एस डैश चल रहा था उसकी डायरेक्शन जो है वो एस डैश वाली थी। अब अगर जो है हमने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, इसके परपेंडिकुलर वाई भी है और जेड भी है। अगर वाई डायरेक्शन में हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं डॉपलर इफेक्ट तो वो ट्रांसवर्स होगा, अगर जेड एक्सिस के अलोंग ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो भी वो ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट होगा। जैसे कि मतलब आपने
जिस डायरेक्शन में मोशन था वहाँ आपने रिसीव किया तो ये डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग मोशन वही डायरेक्शन है लेकिन हम इफेक्ट देखना चाहते हैं वाई डायरेक्शन में, क्योंकि लाइट के बारे में आपको पता है कि सिग्नल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं चलेगा, ऑल डायरेक्शंस में लाइट रिसीव होगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव होगी। तो वाई डायरेक्शन में क्या चेंज नोट किया जाएगा या जेड डायरेक्शन में क्या नोट किया जाएगा, इस डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द सिग्नल अगर हम लेना चाहते हैं तो वो है। फॉर ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट वी हैव डेल्टा टी डैश इक्वल टू 0। वो कारण क्या है, हमने जो डेल्टा टी निकाला था वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, डेल्टा का फॉर्मूला ये था, डेल्टा टी डैश था, वो था v बाई सी टी वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ध्यान रखिए डेल्टा टी डैश जो निकाला था v बाई सी टी वन। अब इसमें आप देखिए कि जब डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा v वाला जो है s डैश वाला वो इसी डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में v है ही नहीं, तो v इक्वल टू 0 कंसीडर करने पर डेल्टा टी डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल्टा टी डैश 0 हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। तो जब हमने उस समय कैलकुलेट किया था t1 डैश इक्वल टू t प्लस डेल्टा टी, तो ये हमें नहीं करना पड़ेगा, टी डैश इक्वल टू t1 प्लस डेल्टा टी, तो t1 डैश इक्वल टू यहाँ t1 होगा इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, यानी कि अलोंग y एंड z डायरेक्शंस, ये आप समझ सकते हैं। y डायरेक्शन में भी t डैश इक्वल टू सिंपली t1 होगा, उसमें डेल्टा t ऐड नहीं होगा जैसा कि उसमें ऐड हुआ था। ये वैल्यू इस फॉर्मूले से 0 हो जाएगी बिकॉज द मोशन ऑफ द सिग्नल वाज अलोंग x एक्सिस एज कंसीडर्ड। बट if you want to the effect on frequency and wavelength of the signal at receiving end, you will see delta t dash along y axis and z axis equal to 0. Therefore अब जो फॉर्मूला होगा सिंपली फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली, मैं इसको मिटाई दे रहा हूं, ये हमने लिखा था फॉर्मूला, कहाँ गया, ये हमने लिखा था टी डैश इक्वल टू t1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अब इसी को फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं हम लोग। अब जब फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे तो टी डैश इक्वल टू 1 अपॉन न्यू डैश और t1 इक्वल टू 1 अपॉन न्यू हो जाएगा सिंपली। इसका फॉर्मूला जो बनेगा 1 अपॉन न्यू डैश इक्वल टू 1 अपॉन न्यू इंटू बीटा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, या हम ऐसे लिख सकते हैं न्यू डैश इक्वल टू न्यू अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ये ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, ये लॉन्गिट्यूडनल में ये फॉर्मूला है और ट्रांसवर्स में और करके ऐसे भी लिख सकते हो न्यू इंटू अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये दिस इज द डॉपलर चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट या ट्रांसवर्स रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, ये फॉर्मूला होगा। अगर हम ये कहें कि v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो ऐसी स्थिति में ये निगलेक्ट हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो न्यू डैश इक्वल टू न्यू होगा। जैसा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हमने पढ़ा है कि y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है या चेंज इन वेवलेंथ है वो नहीं होता, लेकिन रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से जब
रिलेटिविस्टिक स्पीड से मोशन कंसीडर किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी में चेंज हम देख रहे हैं, न्यू डैश नॉट इक्वल टू न्यू है, बल्कि ये कहेंगे कि अगर हमारी वेलोसिटी v इक्वल टू सी हो जाए तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा, तो न्यू डैश 0 हो जाएगा। लेकिन लाइट की स्पीड के बराबर स्पीड होना असंभव है, फिलहाल ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है, इससे न्यू डैश आता है लेस देन न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी घट जाती है। ऐसी छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान देनी होंगी। और इसका कंफर्मेशन भी डॉपलर इफेक्ट का किया गया था H.E. ईव्स एंड G.R. स्टिलवेल ने 1941 में यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया था, यूजिंग बीम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। एटॉमिक हाइड्रोजन वाज प्रोड्यूस्ड बाय द रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग अप एक्सिलरेटेड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आइंस यूजिंग इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका इन्होंने फिर जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी या चेंज इन वेवलेंथ नोट किया था। वेवलेंथ एक्चुअली इन्होंने ऑब्जर्व करी थी स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। तो जो शिफ्ट आया था ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, उनका आया था 0.074 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर का, या 0.074 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, या इसी को 0.074 मैंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया था। या चेंज इन फ्रीक्वेंसी माने फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन आया था, डेल्टा लैम्डा में जो चेंज हुआ वो ये आया था। और इस तरीके से आप रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट को आप समझ सकते हैं। और आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करना है, लेकिन सिचुएशन को अपने माइंड में ज़्यादा अच्छे से बैठाना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने दो लिए ही लिए हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हमने लिए ही लिए हैं। दो सिग्नल को आप अच्छे से समझ लीजिए कि पहला सिग्नल कब, वो तो सिंपली पहला सिग्नल वही x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 पे होता ही है, x 0 है, t डैश भी 0 है। दूसरे सिग्नल का x डैश जो है इक्वल टू 0 है, लेकिन टाइम में जो फर्क है वो टी डैश इक्वल टू टी अपॉन √1 माइनस बीटा स्क्वायर है। और यही अंतर डेल्टा टी का कंसीडर किया जाता है ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट में। लॉन्गिट्यूडनल में जो T1 आता है और उसमें डेल्टा टी जोड़ना पड़ता है, और इस तरीके से हम एक्सप्रेशन अचीव करते हैं। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि पहले से आपको रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट आता है और आपको समझ में आ गया होगा, मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ।